Hello listeners, I am Dr. Kavita and today in this video I am going to discuss about Hartley oscillator. Why it is named as Hartley oscillator? This is because it was invented by Ralph Hartley in 1915. This is circuit diagram of Hartley oscillator and we can see here various type of electronic components. So I am going to discuss about the role of each and every component one by one. Hartley oscillator is often referred as split inductance oscillator. Why? Because in the tank circuit we can see here a variable capacitor and inductance coil L1 and L2. बट जो टैंक सर्किट है हार्टले ऑसिलेटर का उसमें एक सिंगल कॉइल को सेंटर टैपिंग की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्प्लिट इंडक्टेंस ऑसिलेटर. नाउ द कॉइल L1 and L2 आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल L1 इंड्यूसेस सिग्नल इनटू कॉइल L2. जो L2 के अक्रॉस सिग्नल आपका इंड्यूस होगा दैट विल बी यूज्ड एज फीडबैक सिग्नल एंड L2 के अक्रॉस जो सिग्नल होगा दैट विल बी कलेक्टेड एट आउटपुट. इस सर्किट में हम RFC यूज करते हैं दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक. अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है इसका क्या रोल है? इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन फॉर AC एंड DC ऑपरेशंस. हाउ? दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक प्रोवाइड्स वेरी हाई रिएक्टेंस फॉर AC सिग्नल. हाई रिएक्टेंस होगा इसका मतलब है इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर AC सिग्नल और जो AC सिग्नल है वो कहाँ पे होंगे? एट द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ अवर ट्रांजिस्टर. तो उन सिग्नल्स के लिए ये ओपन सर्किट होगा और वो आपके DC सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे. बट दिस RFC विल प्रोवाइड वेरी लो रिएक्टेंस फॉर DC सिग्नल और DC के लिए लो रिएक्टेंस इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच फॉर DC. तो आपका जो VCC है उससे आपके ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बाइसिंग दी जा सकती है. नेक्स्ट वी आर यूजिंग हेयर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर. अब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो कि R1 एंड R2 रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली जो आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसका वोल्टेज गेन उसकी बीटा वैल्यू पे डिपेंड करता है और हर ट्रांजिस्टर की एक यूनिक वैल्यू होती है. तो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज करते हैं देन दिस सर्किट मेक्स द वोल्टेज गेन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स बीटा वैल्यू. और अगर इसको बीटा वैल्यू से इंडिपेंडेंट कर देंगे तो हम अगर सर्किट का ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से इवन देन दैट विल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर. सो दिस इज ब्यूटी ऑफ योर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. नेक्स्ट वी आर यूजिंग CE as bypass capacitor. So bypass capacitor का मतलब क्या हुआ? It will provide low reactance path to the AC signal from ammeter. And C1 and C2 are coupling or blocking capacitors. Coupling and blocking capacitors का मतलब क्या हुआ? These capacitors actually provide simple path. Means they can pass AC signal but they will block the DC signal. Now working of our Hartley oscillator. So when the DC supply is given to the circuit, क्या होगा? आपके सर्किट का कलेक्टर करंट है वो रेज होगा एंड बिगिंस चार्जिंग द कैपेसिटर ऑफ टैंक सर्किट. तो जो टैंक सर्किट का कैपेसिटर है वो अगर चार्ज हुआ देन इट विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर कॉइल L1 एंड L2 और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा. अगेन आपका कैपेसिटर चार्ज होगा अगेन डिस्चार्ज होगा. So the cycle of charging and discharging will goes on repeating again and again. So in this way आपका जो टैंक सर्किट है उसमें से आपको क्या मिलेगा? साइन वेव मिलेगी बट विथ डैम्प्ड ऑसिलेशंस. अब जो म्यूचुअल इंडक्शन है बिटवीन कॉइल L1 एंड L2 that will transfer voltage from collector ammeter circuit to the base ammeter circuit. वो कैसे? हमने देखा था कि आपकी L1 कॉइल के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से L2 के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगी. अब जो L1 के अक्रॉस आपकी वोल्टेज है वो कहाँ पे लगी हुई है? हम देख सकते हैं दैट इज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एट अमीटर टर्मिनल. ओके. और जो L2 कॉइल है उसका एक पॉइंट आपका कहाँ पे है? बेस टर्मिनल पे एंड उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका कहाँ पे है? अमीटर टर्मिनल पे.
तो इस म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं कलेक्टर अमीटर टर्मिनल से बेस अमीटर टर्मिनल पे। जैसे ही बेस पे हमने वोल्टेज अप्लाई की, नाउ द रोल ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कम्स इनटू पिक्चर। तो जो एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, दिस एम्पलीफायर एक्चुअली एम्पलीफाइज द सिग्नल। तो आपका जो बेस पे हमने टैंक सर्किट से एक फीडबैक सिग्नल अप्लाई किया था, उस सिग्नल को ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर देगा और वो हमें कलेक्टर टर्मिनल पे मिलेगा। अब दिस एम्पलीफाइड सिग्नल इज एक्चुअली फीड टू द टैंक सर्किट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस पे आपका कपलिंग कैपेसिटर C1 है, जो कि सिर्फ AC सिग्नल को पास करेगा बेस तक, DC सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। एंड कलेक्टर पे जो आपके पास सिग्नल मिला, वहां से AC सिग्नल आपका टैंक सर्किट में फीड होगा। और ये AC सिग्नल फीड जो हो रहा है, ये क्या करेगा, दिस एक्चुअली कंपनसेटिंग द लॉसेस इन दिस टैंक सर्किट। तो जो टैंक सर्किट है उसमें अगर लॉसेस कंपनसेट हो जाते हैं, देन यू विल गेट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस इन दिस हार्टले ऑसिलेटर। अनडैम्प्ड या सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जस्टिफाई करनी है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक एंड सेकेंड इज बार्कसन क्राइटेरिया। बार्कसन क्राइटेरिया जो हम कंपोनेंट चूज करेंगे उनके बेस पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसका गेन, वोल्टेज गेन A एंड द बीटा वैल्यू ऑफ दिस टैंक सर्किट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 और एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। द सेकेंड कंडीशन इज पॉजिटिव फीडबैक। तो हम देखेंगे कि हमारे सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक कैसे हो रही है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास बेस पे सिग्नल है और उसका हम फेज इस टाइप से दिखा रहे हैं। ओके, बेस पे जो सिग्नल है उसको ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा और वो हमें कलेक्टर पे मिलेगा। बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉमन अमीटर एम्पलीफायर। तो जो कॉमन अमीटर एम्पलीफायर है वो क्या करता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब हमें जो कलेक्टर पे सिग्नल मिला वो हमें 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ मिला। अब इस सिग्नल को फिर से इनपुट तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें फिर से इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे करेंगे, हम उस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे उसके लिए यूज करेंगे इस म्यूचुअल इंडक्शन को। तो हमारा जो टैंक सर्किट है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा और दैट इज ड्यूरिंग द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फ्रॉम दिस कोयल L1 टू कोयल L2। तो जैसे ही सिग्नल हमारा L1 कोयल से L2 कोयल में ट्रांसफर होगा, अगेन सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब जो सिग्नल आपका L2 कोयल के अक्रॉस है उसका फेज आप देख सकते हैं और ये सिग्नल आपका बेस पे फीड कर दिया जाएगा। तो यू कैन सी क्लियरली दैट द सिग्नल एट बेस एंड द सिग्नल इंड्यूस अक्रॉस कोयल L2 आर इन सेम फेज और विथ 0 डिग्री फेज डिफरेंस। सो आपकी जो फीडबैक डाली जाती है L2 से बेस पे, दैट इज विथ 0 फीडबैक और वी कैन से विथ पॉजिटिव फीडबैक। सो वी विल गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इन दिस हार्टले ऑसिलेटर। जो ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका 1/2 पाई स्क्वायर रूट 1/L इक्विवेलेंट C। अब यहाँ पे L इक्विवेलेंट क्या है, हम देख सकते हैं सिंगल इंडक्टर हमने यूज नहीं किया, हमने यूज किया है सेंटर टैप्ड इंडक्टर जो कि 2 इंडक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा दैट इज L इक्विवेलेंट। और L इक्विवेलेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। M is mutual inductance. If the mutual inductance is negligible, then we can directly add the inductance of coil L1 and L2 because these are in series. So L equivalent is L1 plus L2. The Hartley oscillators are suitable for radio frequency applications and hence used in radio receivers. So this is end of today's video. I hope you like it. For your suggestions, you put your comments in the comment box. In my next video, I will discuss about Colpitts oscillator. Thank you.